बिहार में लालू यादव का परिवार और जीतन राम मांझी का परिवार, इन दोनों के बीच एक जुबानी जंग चल रही है। उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस कैसे आरजेडी पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास करी, तो क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव सरेंडर कर देंगे या वो भी भाव नहीं देने वाले हैं? इसको लेकर क्या गुणागाड़ी चल रहा है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। ये दो परिवारों का झगड़ा चल रहा है और परिवारों का झगड़ा भी दो बहुओं के बीच अब आ गया है, साफ तौर पर दिख रहा है। दीपा मांझी तो लगातार बोली रही थी, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को बताया भी था, तेज प्रताप यादव के खिलाफ उन्होंने बोला था और उनके जो लाइसेंस जो दिखा रहे थे कि वो लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बॉर्डर पर जाकर जहाज उड़ाना चाहते हैं, तो उसको भी फर्जी बता दिया था। और अब बहू के बीच लड़ाई चली, दीपा मांझी और राजश्री यादव के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। तो ये परिवारों के बीच क्या गणित चल रहा है? नहीं, देखिए, परिवार के बीच में गणित ठीक है, ये राजनीतिक गणित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दीपा मांझी बहुत सोच समझ करके ये पॉलिटिक्स खेल रही है। अब जरा सोचिए, दीपा मांझी उतनी पॉपुलर तो थी नहीं, जीतन राम मांझी पॉपुलर थे और वो भी जीतन राम मांझी अक्सर उलूल जुलूल बयान दिया करते थे पहले, और तरह तरह की बात। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय भी अपने बयानों के लिए जाने जाते थे। नीतीश की सरकार में मंत्री थे, तब भी वो शराब का फेवर करते थे। तो ये समझ लीजिए कि शराब बैन को लेकर के जीतन राम मांझी ने जितना बोला, और उसके बाद एक अलग तरह का बयान उनका रहता था और वो बहुत चर्चा में भी रहते थे। लेकिन इन दिनों दीपा मांझी बहुत चर्चा में। आपको याद होगा, दीपा मांझी उपचुनाव में मैदान में उतरी, संतोष सुमन की पत्नी हैं, और उसके बाद वो लगातार लालू परिवार पर अटैक कर रही हैं। जरा सोचिए, अगर आप लालू परिवार पर अटैक करते हैं, उनकी बहू पर अटैक करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी चर्चा तो होती ही है, मीडिया में आप आते ही हैं। अब दीपा मांझी ने कहा क्या? दरअसल दीपा मांझी ने तेजस्वी यादव की पत्नी, जिनका दूसरा नाम राजश्री यादव है, ओरिजिनली वो रिचेल थी, तो इन्होंने एक तो रिचेल भौजी कहा। बिहार में भाभी को भौजी बोला जाता है, बहुत लोकल लैंग्वेज में लोग भौजी बोलते हैं बहुत सारे जिलों में। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने कहा, रिचेल भौजी आपने नाम बदल लिया, लेकिन आपके विचार कैसे बदलेंगे? तो एक तरीके से वहां पर अटैक किया कि भाई आपका नाम क्या था, आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, आप कौन हैं, आप भारतीय समाज को और ख़ास तौर पर बिहार के समाज की आप हैं ही नहीं, तो आप इस बात को समझेंगे कहाँ से? दूसरी बड़ी बात कि एक तरीके से उन पर हमले करते हुए ये कहा, क्योंकि राजश्री जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी है, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट में ये लिखा कि पहलगाम अटैक को देखते हुए संघ के लोगों का फोटो लगाया, और उसमें लिखा कि क्यों नहीं आप इनको बॉर्डर पर भेज देते हैं, बॉर्डर पर ये लड़ें तो बेहतर होगा। तो बॉर्डर पर लड़ने की उन्होंने हिदायत दी। दीपा मांझी को लगा कि ये बड़ा प्रॉपर मौका है, इस मौके पर क्यों नहीं हम राजश्री को अटैक करें, चूंकि राजश्री तेजस्वी यादव की पत्नी है, भाई विपक्ष के नेता की पत्नी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री की पत्नी है, लालू प्रसाद की बहू है, और उन पे आक्रमण कौन कर रही है? तो माफ करिएगा, दीपा मांझी। तो एक महिला जो कि एक केंद्रीय मंत्री की बहू है, खुद विधायक है, और दूसरी जो महिला है जिस पे वो आक्रमण कर रही हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, पूर्व उप मुख्यमंत्री की पत्नी है, और उनका ओरिजिनल नाम बोल करके ये जताने का प्रयास किया कि भाई उनका तो धर्म भी अलग था, रिचेल उनका नाम भी अलग था। तो इस तरीके से वो हर जगह अटैक कर रही हैं, और इससे क्या होता है कि उनको ख्याति मिल रही है। तो एक तरीके से ये भी तरीका होता है कि आप ऐसे लोगों को अटैक करें जिससे मीडिया आपकी बातों को खूब तवज्जो दे, आपको खूब उछाले, आपको मीडिया में बहुत जगह मिले, स्पेस मिले, और इससे आप बड़ी लोकप्रिय होते हैं, आपको लोकप्रियता मिलती है। और दीपा मांझी को मुझे लगता है ये एकदम सही तरीका समझ में आ गया, क्योंकि देखिए संतोष सुमन की कितनी चर्चा होती है। संतोष सुमन भी तो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अगर संतोष सुमन उनकी बहू पर, लालू प्रसाद की बहू पर अटैक करते तो लोगों को रास नहीं आया होता। कि कहा जाता कि भाई एक
मेल, एक मर्द भाई एक घर की बहू पर हमले कर रहा है, राजनीतिक हमले कर रहा है, जो कि सही नहीं है। हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो गलत मानता। लेकिन भाई एक केंद्रीय मंत्री की बहू जब लालू प्रसाद की बहू पर अटैक कर रही हैं, और खास तौर पर दीपा मांझी जो कि अब विधायक भी हो चुकी हैं, तो वो अटैक करके एक तीर से दो निशाने साध रही हैं, 3 निशाने कह लीजिए या कई निशाने कह लीजिए। एक तो ये कि उनको ख्याति मिल रही है, प्रसिद्धि। दूसरा वो कि वो लालू प्रसाद की बहू को अटैक कर रही हैं। तीसरा ये कि अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, माहौल गर्म होगा, लालू के खिलाफ कैंपेन करना है। ये एनडीए का हिस्सा है, एनडीए का मजबूत हिस्सा है। अगर ये चर्चा करती हैं तो इनका अपना वोट बैंक मजबूत होता है, और काफ़ी चर्चा होगी कि भाई जीतन राम मांझी की बहू ने लालू प्रसाद की बहू को रगड़ दिया, इस तरह की भी चर्चा होगी। तो आप अपने कंस्टिट्यूएंसी को कैसे एड्रेस करते हैं, अपने लोगों में जोश का संचार कैसे करते हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप प्रहार किस पर कर रहे हैं। इसीलिए आप देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने एयरफोर्स का ड्रेस पहन लिया और उसके बाद पायलट का ड्रेस पहन लिया, और उन्होंने मोदी जी से अपील कर डाली कि क्यों नहीं हमें विमान उड़ाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि मेरे पास भी ये ट्रेनिंग है, पायलट की ट्रेनिंग है। और उसके बाद मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान को घुटने पर लाना चाहता हूँ। और तब भी दीपा मांझी जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं, उनको एक मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पर अटैक किया और उनको जो शब्द यूज किया, मगही यूज किया, सोचिए मगही यूज करने के पीछे मकसद क्या है। जीतन राम मांझी का जो भी वोट बैंक है, जनाधार है, वो मगध में। जीतन राम मांझी गया से आते हैं। अब उन्होंने अपनी भाषा में लिखा तेजू भैया। बर बोलेपन का तो आपको आदत है, आप पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन ये जो आप अपना डिग्री दिखा रहे हैं, ये तो फर्जी डिग्री है। तो एक तरीके से तेज प्रताप पर अटैक करके, लालू प्रसाद की बहू पर अटैक करके, लालू परिवार पर अटैक करके दीपा मांझी खूब ख्याति बटोर रही। और शायद यही वजह है कि हम आप इसको लेकर के चर्चा करने भी बैठे हैं। तो बिहार में आने वाला समय चुनाव का है, और आपको इस तरह की बातें बहुत दिखाई पड़ेंगी। आप वो भी याद करिए, जब दीपा मांझी ने ये कहा था और संतोष सुमन ने, जीतन राम मांझी ने, जब तेजस्वी यादव ने ये बात कही कि भाई ये जो लवनी में क्या होता है, एक पासी समाज है जो कि वहाँ उसका काम होता है, ट्रेडिशनल धंधा है, ट्रेडिशनल आप कह लीजिए व्यापार है, कि वो तार के पेड़ से ताड़ी निकालता है और वो ताड़ी बेचता है। ताड़ी के बारे में कहा जाता है, जिसको नीर भी कहते हैं, कहा जाता है सूर्योदय से पहले पिए तो वो जबरदस्त दवा है, और सूर्योदय के बाद अगर आप पिएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नशा है। अब बहुत सारे लोग उसको पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। बिहार में उस पर भी बैन है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इस पर बैन हटा दूंगा, क्योंकि कई लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है। तो उस पर जीतन राम मांझी को लगा कि ये तो हमारे वोट बैंक पर हमला है। और ये कौन कह रहा है? ये वो शख्स कह रहा है जब 16 महीने सरकार में था, उससे पहले जब सरकार में था तो बैन लगवाने में इन्वॉल्व था, कई पेड़ कटवाने में इन्वॉल्व था, और अभी लवनी लेकर के राजनीतिक नाटक कर रहा है कि मेरी सरकार आई तो मैं इस पर से बैन हटा दूंगा। तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव हर समाज में जा रहे हैं, A to Z की पार्टी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में तेजस्वी यादव अपना वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव का कंस्ट्रेंट क्या है? तेजस्वी यादव का कंस्टेंट है कि उनका वोट बैंक माई में सीमित रह जाता है। इस बार तेजस्वी यादव का प्रयास है कि इससे आगे बढ़ा जाए, और इससे आगे बढ़ा जाए तो वो कई जाति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कुशवाहा को साधने का उन्होंने प्रयास किया, सफल भी रहे, अभी उसमें सफल भी रहे। अभी देखिए विधानसभा चुनाव में वो कई जाति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं उसको भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महिला
महिलाओं के लिए एक राशि का अनाउंसमेंट भी पहले से कर दिया, और इसलिए अब उनकी पार्टी में ये भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि महिलाएं अब आरजेडी को वोट देंगी। तो दरअसल ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव मैदान में उतर रहे हैं। और जीतन राम मांझी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सबसे बड़े क्या हैं, तो राजनीतिक सामंत हैं। तो राजनीतिक सामंत हैं तो आप समझ लीजिए कि ऐसा कहकर के जीतन राम मांझी भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं, दीपा मांझी भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उनकी चर्चा होती है। और दरअसल चुनाव आ रहा है तो आप ऐसा अक्सर सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये लगातार एक दूसरे पर शब्दवेदी बाण, किसकी बातें कितनी हिट हुई, किसकी बातें अपने समर्थकों के बीच में किस तरीके से रास आई, ये सब आपको दिखता रहेगा। और शायद यही प्रयास दीपा मांझी लगातार कर रही हैं और उसमें वो सफल होती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल। एक बार आपको बयान पढ़ के बता देता हूँ जो उन्होंने बोला। दीपा मांझी ने कहा कि नाम बदल लेने से सोच नहीं बदल जाएगी। रिचल भौजी, जिस पर आप तंज कस रही हैं, उसी अभ्यास और संकल्प से निकले हाथों में आज देश न केवल सुरक्षित है, एक बार अपने ससुर जी से पूछ लीजिए। इन्हीं देशभक्तों ने उन्हें पिछले 2 दशकों से ज़्यादा जेल की सैर जो कराई है। तो इस तरीके से लालू यादव पर भी दीपा मांझी ने तंज कसा है और बहुरिया को भी आड़े हाथों लिया है। अब जाहिर सी बात है चुनाव करीब है तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, और इसके पीछे की कहानी और इसके मायने, राजनीतिक मायने क्या हैं, वो पंकज जी ने आपको समझाया। अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच जो लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली की जो नतीजों के बाद से ही रस्साकशी चल रही है, काफ़ी कुछ हो भी गया है, घटना तमाम घट भी चुकी है, पर फिलहाल कंडीशन क्या है? कांग्रेस क्या अब भी दबाव बनाने की कोशिश में है, लगी हुई है, चल क्या रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, और क्या लालू और तेजस्वी तवज्जो दे रहे हैं? देखिए, आपको एक बात बताएं कि कांग्रेस के बारे में अगर आप अलग अलग नेताओं से बात करेंगे तो सबके पास अलग अलग परसेप्शन है, और कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि कांग्रेस सोच क्या रही है। कल मैंने कुछ नेताओं से बात की तो वो कुछ और कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हाईकमान के पास बात रख दी गई है, अगर हमें मनचाही 50 सीटों से कम मिला तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस को अलग ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस कई खेमों में बटा हुआ है, और दरअसल बहुत कुछ निर्भर करता है कि हाईकमान क्या फैसला करता है। देखिए, अल्लाह वरू प्रभारी बन करके आए हैं, और आज मेरी आरजेडी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं, आरजेडी के नेता कह रहे थे कि नहीं, अल्लाह वरू कांग्रेस की एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं, पर अल्लाह वरू आरजेडी से अलग लड़ना नहीं चाहते। ये आरजेडी के कई नेताओं ने, कुछ नेताओं ने मुझे बताया, क्योंकि हो क्या रहा है कि आरजेडी की कई टोली अलग अलग विधानसभा में घूम रही है। 24 ग्रुप बना, 24 टीम बनी है, और एक टीम 10 विधानसभा जाएगी। 243 विधानसभा है, तो सबकी ड्यूटी बांधी गई है कि 243 विधानसभा में घूमिए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलिए, लोगों से मिलिए और बताइए कि आरजेडी का क्या कार्यक्रम है। तो मैं कई ऐसी टीम में जो लोग हैं उनको जानता हूं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि नहीं, अल्लाह वरू चाहते हैं कांग्रेस की एक अलग पोजीशनिंग हो, लेकिन आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ें, आरजेडी से अलग चुनाव नहीं लड़ें। लेकिन आप शकील अहमद खां सरीखे नेता की बात करें तो वो चाहते हैं कि नहीं, हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अब अपना वोट बैंक है। अब कल की बात आप सुने, जब राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें वो ये बात कह रहे थे कि भाई हमने हर विधानसभा क्षेत्र में क्यूआर कोड भेज दिया, फॉर्म में क्यूआर कोड है। अब ये एक तो डिजिटल तरीका है कि आप डिजिटल तरीका अपनाइए, चलिए ठीक है। अब उस क्यूआर कोड के जरिए आपको ये बताना है कि आप टिकट के दावेदार कैसे हैं। तो टिकट की दावेदारी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस बात को समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि क्या आपने 3000 घरों पर कांग्रेस का झंडा फहरवाया, ये एक क्राइटेरिया है। क्या हर बूथ पर आपने महिलाओं की एक टोली बनाई है, कम से कम 10 महिलाओं की टोली है क्या, ये एक क्राइटेरिया है। फेसबुक पे आपके 25,000 फॉलोअर्स हैं क्या, इंस्टा पे 15,000 फॉलोअर्स हैं क्या, हर पंचायत
पर क्या आपका व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है क्या, हर पंचायत से आप जुड़े हुए हैं क्या है। तो ये सारे ऐसे पैमाने हैं जिसके आधार पर कांग्रेस तय करेगी कि ये टिकट के उम्मीदवार हैं कि नहीं है। देखिए सौरभ, पॉलिटिक्स में अक्सर होता है कि आप दिखाते कुछ और है, लेकिन उसके भीतर की कहानी कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कहीं ज़्यादा दिलचस्प सब कुछ होती है। अब सवाल ये उठता है कि दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, बड़ी सारी बातें होती हैं और पॉलिटिक्स की असली कहानी यही है। अब सोचिए कि कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है, क्योंकि कल आप राजेश राम की बात पर ध्यान दीजिए तो राजेश राम कह रहे थे कि अगर हमारा गठबंधन होता है, अगर, अरे भाई गठबंधन होता है तो अगर क्या होता है, मगर क्या होता है। गठबंधन होगा उसके बाद आप सीटों का बंटवारा करेंगे। अगर गठबंधन होता है मतलब अगर मगर तो है ना, और अगर मगर है तो कांग्रेस में भी विचारों में बहुत मतभेद है। तो मतभेद की वजह क्या है कि जो सारे एमएलएज हैं उनको लगता है कि भाई बिना लालू प्रसाद के तो हम जीतेंगे नहीं। जो बहुत सारे पुराने कांग्रेसी हैं उनको लगता है 90 के दशक का कांग्रेस हम क्यों नहीं हो सकते, हमारी वो ताकत वापस लौट रही है। हम ओबीसी ईबीसी की बात कर रहे हैं, दलित को हम साध रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी अब ओबीसी की पार्टी पूरे तरीके से बन चुकी है। तो सवर्ण भी कंफ्यूज है, इसलिए सवर्ण को भी हम अपने तरफ ला सकते हैं। तो इसलिए कई सारे पुराने कांग्रेसी ये मानते हैं कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, और राहुल गांधी को ये समझाते हैं कि भाई अगर आपको 2029 की तैयारी करनी है तो आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। पर इसका काउंटर लॉजिक ये होता है कि 2010 में कांग्रेस की हैसियत क्या हो गई थी, जब अकेले लड़ी थी कांग्रेस को कौन पूछ रहा था। कांग्रेस अगर वापस उसी स्थिति में जाना चाहती है, विलेन बनना चाहती है, तो कांग्रेस चली जाए, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट फिर आरजेडी के पीछे ही जाएगा, कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। तो इस पसोपेश में कांग्रेस पार्टी झूल रही। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्यूआर कोड के जरिए 243 सीट पे उम्मीदवारों की संख्या बताने का क्राइटेरिया जो कांग्रेस ने अपनाया है, तो कांग्रेस ये पूरा डेटा आरजेडी के सामने रखेगी कि भाई मैं इतने सीट का दावेदार क्यों, ये कांग्रेस रखना चाहती है। कांग्रेस के सामने आरजेडी कहेगी कि अरे आप तो 19 सीट जीते थे, आप 70 सीट कैसे मांग रहे हैं। तो कांग्रेस कहेगी ठीक है 70 मत दीजिए, आप वीआईपी को भी लाए हैं, कुछ और दल को जोड़े हैं, आपको सीट बांटना पड़ेगा, 70 मत दीजिए लेकिन 50 मनचाही सीट तो दीजिए, और मनचाही वो सीट दीजिए जहां पर हमारे उम्मीदवार इतने ताकतवर हैं। और फिर अगर आप पिछले चुनाव की भी बात करते हैं तो 2020 में हम जहां पर रनर रहे वो सीट हमको दे दीजिए, 19 पर जीते जहां पर हम सेकंड पोजीशन पे रहे वो सीट हमको दे दीजिए। और अगर आप 2020 को देखते हैं तो 2019 क्यों नहीं देखते हैं, लोकसभा में 1 सीट जीता था महागठबंधन, हम ही जीते थे। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, उसमें हमारा स्ट्राइक रेट देखिए। तो कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर रही है और उस आधार पर आपको सीट का बंटवारा करना होगा। इसलिए कांग्रेस तमाम वो चीजें अपना रही है जिससे महागठबंधन के भीतर अपनी दावेदारी को पुख्ता तौर पर मजबूत कर सके, क्योंकि अक्रॉस द टेबल आप बैठते हैं तो आप डेटा के साथ बैठते हैं, आपको बताना पड़ता है कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए तो उसका आधार क्यों है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में यह परसेप्शन तो बना हुआ ना कि आपके पास आपके झोली में क्या है, आपको क्यों इतनी टिकट देना चाहिए, आपकी वजह से हमारी सरकार पिछली बार नहीं बन पाई थी, 70 सीटें आपको दिया, 19 सीट पे आप जीते, बाकी पर तो हार गए, और हम महज 12,500 से चुनाव हार गए, नहीं तो हमारी सरकार बनी होती। 12,500 वोट का अंतर था बिहार में, सोच लीजिए। तो लेकिन कांग्रेस कहेगी कि अरे कमाल करते हैं आप हार गए तो आप हमें ही ब्लेम क्यों करते हैं, आपने 70 में से 45 सीटें ऐसी दी जिस पर कभी महागठबंधन 4 बार से चुनाव जीता नहीं। तो ऐसी सीटें मत दीजिए, हमें 50 ही दीजिए, 55 ही दीजिए, लेकिन वो सीट दीजिए जहां पर हम मजबूत हैं, जहां पर महागठबंधन मजबूत है। और इस सब के अलावा
क्यूआर कोड के जरिए हर विधानसभा सीट से जो डेटा इकट्ठा होगा उसको कांग्रेस सामने रखेगी कि देखिए मेरे पास ये उम्मीदवार है, उसका ये स्ट्रेंथ है, ये उम्मीदवार है, इसका ये स्ट्रेंथ है, और इसलिए ये जगह से हमको हमारा उम्मीदवार दीजिए, उसको आप सपोर्ट करिए, तब हम गठबंधन में रहेंगे। और इसीलिए राजेश राम अगर मगर आगे पीछे इस तरह की बात कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस के भीतर एक आवाज है, अलग लड़ो। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं नहीं साथ में लड़ो, लेकिन साथ में लड़ो तो अपनी शर्तों पर भी लड़ो। अंततोगत्वा मुझे लगता है यही होगा कि कांग्रेस मैक्सिमम सीटें गेन करने का प्रयास करेगी, लेकिन लालू यादव तो खुद खिलाड़ी हैं, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। किसको कहां पर रोकना है, किसको कितना चढ़ाना है, कैसे रोक देना है, ये सारा चीज लालू यादव बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और लालू यादव अभी हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और तेजस्वी यादव भी समझते हैं कि कांग्रेस को कितने पे रखना है। इसलिए तेजस्वी और लालू प्रसाद मन में ठान चुके हैं कि इन्हें कितनी सीटें देनी है, और इसी बात का डर कांग्रेस के कुछ नेताओं को है, इसलिए वो राग अलापते हैं कि अलग चुनाव लड़ना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक लिमिट से ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो बीजेपी लाई है, उसके बाद से जो मुसलमान में वोटों का बंटवारा था, जो उपचुनाव में दिखा, वो विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेगा। वो सब आरजेडी के पीछे खड़े होंगे, वो लोग ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे, वो लोग जन स्वराज पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए आरजेडी और भी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास चल रहा है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन की सीटें ली जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाएं। अब कितना तेजस्वी यादव, लालू यादव इसको लेकर तैयार होंगे, ये देखने वाला होगा। बाकी बिहार है और आने वाले वक्त में है विधानसभा के चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सरगर्मियां आती रहेंगी। और ये जो खींचतान है पार्टियों की तरफ से, स्ट्रेटजी ऐसी बनाना कि 243 सीटों पर सर्वे चल रहा है और फिर एक लिस्ट बनाकर पेश की जाएगी आरजेडी के सामने, तो दिलचस्प है। ये आपको कैसा लग रहा है ये ख्याल कांग्रेस पार्टी का, और ये जो किया जा रहा प्रयास, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।